पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। आज मैं प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ और इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपने अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करिएगा तो आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने हर वीडियोस के लिए हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप लोग उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स। भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ए ब्रिक्स, बी एससीओ, सी G7 और डी G20। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग और मेरे साथ ही साथ आंसर करिए कमेंट। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर भी लिखा करिए और कमेंट भी स्कोर को भी कमेंट किया करिए। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी G7, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, G7 क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। यह एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 7 सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ये 1975 में फाउंड किया गया था और पहले ये G8 था, लेकिन 2014 में रशिया इससे बाहर हो गया तो ये G7 का ग्रुप हो गया। ठीक है, उससे भी पहले ये सिर्फ G6 था जिसमें कि सिर्फ फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएस और वेस्ट जर्मनी शामिल थे, लेकिन 1975 में इसमें रशिया आया और उसी दौरान इसमें कनाडा भी ऐड हो गया। इस प्रकार से यह संगठन G8 बन गया, लेकिन जब रसिया इस संगठन से बाहर हो गया तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का ग्रुप हो गया। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल रिलेटेड ग्रुप है और ये क्या है, किस तरह से ये G7 से अलग क्या है, ये किस तरह से G7 से अलग है। तो G20 एक ब्रॉडर ग्रुप है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक पर फोकस करता है। इसका नाम है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक। अब इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है जो कि एक संघ है। ये बना था 1999 में और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें किसी भी कंट्री के फाइनेंस का मिनिस्टर या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर हो वो इसकी मीटिंग को अटेंड कर। देखिए जो बी ऑप्शन है एससीओ, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर बना था सन 2017 में। ठीक है, ये भी एडिशनल जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिए। ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर था इंडिया पहले से। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, G7 का सदस्य नहीं है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वरुणा इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। वरुण निम्नलिखित में से किसके बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। आपके ऑप्शन है ए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंडिया फ्रांस, ऑप्शन सी है इंडिया USA और ऑप्शन डी है इंडिया UK। जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल जानकारी जो मैं क्वेश्चन के आंसर बताने के दौरान देती हूँ नहीं प्राप्त हो सकेगी। इसलिए कोशिश किया करिए कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए और पसंद आ रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आप लोग एक कॉपी लेके बैठा करिए और उसमें नोट करते चला करिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए आप लोग मेरे साथ। आपको ये बताना है कि जो वरुण नामक नौसैनिक अभ्यास होता है वो किन किन देशों के बीच होता है, आपको यही बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया फ्रांस, यानी जो वरुण नामक नौसैनिक अभ्यास होता है वो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है,
इसका एम है दोनों देशों के बीच जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना और आपसी सहयोग के साथ इस क्षेत्र में ये सैन्य कार्रवाई के लिए अभ्यास करना और किसी भी असामान्य परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी असामान्य परिस्थिति या संकटकालीन स्थिति का सामना करना। और इस हेतु ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है और इससे दोनों देशों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। साथ ही साथ दोनों देश अगर किसी साझा समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसका भी सामना करने के लिए उसका भी फेस करने के लिए ये नौसैनिक अभ्यास ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और ये वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी यानी अरब सागर और इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में इस नौसैनिक अभ्यास को या नेवल एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जान गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया और फ्रांस के बीच। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? उसका नाम है आसिन डेक्स। ठीक है। अब इंडिया और यूएसए के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है ब्रज प्रहार और नौसैनिक अभ्यास। ठीक है। और इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो नौसैनिक अभ्यास होता है अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष नामक एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच होती है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपको ये बताना है कि संघाई कोऑपरेशन संघाई सहयोग संगठन के बारे में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। पहला है कथन SCO चार्टर वाज साइंड इन 2002 ड्यूरिंग सेंट पीटर्सबर्ग SCO हेड ऑफ स्टेट मीटिंग। यानी SCO चार्टर पर 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग SCO के राज्य बैठक के प्रमुख हस्ताक्षर किए गए थे। आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड्स ऑब्जर्व स्टेटस एट SCO। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों SCO में निरीक्षण की स्थिति रखते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जो कथन है वो सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। आपके ऑप्शन है पहला ए ओनली 1, बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 और डी ऑप्शन है नाइदर 1 और नाइदर 2। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि SCO चार्टर पर 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग SCO के राज्य बैठक के प्रमुख हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जी हाँ, 2002 में इस चार्टर पे हस्ताक्षर किए गए थे और ये अस्तित्व में आया था 2003 में। ठीक है। अब जो सेकंड ऑप्शन है बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस एट SCO। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों SCO में निरीक्षण की स्थिति रखते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही SCO के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं 2017 में। तो ऑप्शन 2 जो है वो पूरी तरह से खारिज हो जाते हैं। यानी ऑप्शन 2 जो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो पूरी तरह से खारिज हो जाता है। यानी ये गलत है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान SCO के परमानेंट मेंबर बन गए थे 2017 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए यानी ओनली 1। तो ये जो सबमिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी अस्ताना तजाकिस्तान में, तो वहीं पे ये दोनों देश सम्मिलित हुए थे और यहीं पे इन दोनों देशों को यानी भारत एवं पाकिस्तान को SCO का परमानेंट मेंबरशिप मिल गई थी। यानी ये SCO के परमानेंट मेंबर बन गए थे। SCO के जो ऑब्जर्वर नेशन है वो अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है और ईरान है। SCO के 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, इनके बारे में भी आप लोग जान। आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। कंबोडिया भी इसमें शामिल है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। यानी निम्नलिखित में से कौन भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित हो सकता है? आपके ऑप्शन है पहला
जॉनसन लाइन, दूसरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तीसरा है लाइन ऑफ कंट्रोल और चौथा है अक्साई चीन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यानी आपको कोड की सहायता से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो आपका जो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है वो है 1 और 2 यानी 1 एंड 2 ओनली, बी ऑप्शन है 2 एंड 4 ओनली, सी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली, और डी जो ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 4 ओनली। तो बताइए इन जो लाइन आप ये कंट्रोल लाइन दी गई है उनमें से कौन सा भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित हो सकता है, आपको बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट किया करिए और ये क्विज सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी बताया करिए। आपको ये क्विज सीरीज़ पसंद आ रही है, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक किया करिए और नीडफुल स्टूडेंट्स में शेयर भी किया करिए इसे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी जॉनसन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अक्साई चीन। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको लेके भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है और ये सीमा विवाद काफ़ी पुराना है। देखिए चाइना के साथ भारत के 4 राज्यों की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। साथ ही साथ लद्दाख की बाउंड्री भी भारत और चीन के बीच शेयर होती है, यानी लद्दाख के क्षेत्र भी भारत और चीन के साथ सीमा को साझा करते हैं। अब देखिए जो चीन और भारत है उनके जो पूरे बॉर्डर को 3 सेक्टर में बांटा गया है। ये 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें क्या इशू है इंडिया और चाइना के बीच? तो वो एरिया है अक्साई चीन को लेकर, यानी अक्साई चीन को लेकर इन दोनों देशों के बीच ये अक्सर विवाद का क्षेत्र रहता है। भारत कहता है कि जो अक्साई चीन का क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा है और कश्मीर का क्षेत्र है तो चीन कहता है कि उसके जिनजियांग प्रांत का हिस्सा है। इस विवाद का कारण मूलतः कौन थे? ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इन दोनों देशों के बीच कोई लीगल बाउंड्री लाइन सेट नहीं की। इन्होंने कोई क्लियर बाउंड्री नहीं बताई दोनों देशों के बीच, ठीक है। तो ये एक तरह से असफल हुए थे। एक्चुअली उन्होंने 2 बॉर्डर प्रस्तावित किए थे। एक थी जॉनसन लाइन जिसे 1865 में ब्रिटिशर्स ने प्रस्तावित किया था भारत और चीन के बीच। इसमें यह दिखाया गया था कि जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है जो कि अब लद्दाख में है। तो इस तरह से इसका रीजन किसके क्षेत्र में आ जाता है? भारत के क्षेत्र में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने दूसरी बॉर्डर लाइन को प्रपोज किया था वो था मैकडॉनल्ड लाइन। उसमें इन्होंने बताया था, ये बॉर्डर लाइन उन्होंने प्रपोज की थी 1893 में और उसमें ये दिखाया गया था कि जो अक्साई चीन है वो चीन के कंट्रोल में है या चीन के नियंत्रण में है। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग लाइन हैं, मैकडॉनल्ड लाइन और जॉनसन लाइन, जैसा कि पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो भारत है वो जॉनसन लाइन को मानता है, लेकिन जो चाइना है वो मैकडॉनल्ड लाइन को मानता है। वो ये मानता है कि जो मैकडॉनल्ड लाइन है वो सही है। इस तरह से इन दोनों जॉनसन लाइन को लेकर इन दोनों देशों के बीच विवाद है, ठीक है। और एक और विवाद का क्षेत्र है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन और एक्चुअल कंट्रोल भी एक बॉर्डर है जो भारत और चीन के बीच विवाद का क्षेत्र है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, अक्सर ऐसी न्यूज़ में सुना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में चीनी सेना ने अपना डेरा जमा लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 4। जॉनसन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अक्साई चीन ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेके भारत और चीन के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इस क्वेश्चन के आंसर से अवगत कराया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट UNHRC, यानी कि आपको बताना है कि UNHRC के बारे में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशंस। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है
दूसरा जो कथन है वो है इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, यानी इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है इट रिप्लेस्ड यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, यानी इसने मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया है। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 3 ओनली और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं वो कौन कौन से हैं। अपने कमेंट को, अपने स्कोर को भी मेरे साथ कमेंट में जोर से शेयर किया करिए। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1, 2 और 3 ओनली, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकाय है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन। इसे मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थान पर ये इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 2006 में अस्तित्व में आया था और इसने यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट का स्थान लिया था। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रोमोट द एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार की सुरक्षा करना ही इसका प्रधान उद्देश्य है। देखा जाए तो इसकी मेंबर कंट्री होने के लिए 96 वोट्स की आवश्यकता होती है। अगर कोई कंट्री 96 वोट्स पा जाता है तो उसे UNHRC का मेंबर बना दिया जाता है और उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। और कोई भी देश लगातार 2 सत्र तक, यानी एक बार अगर 3 साल तक कोई देश इसका सदस्य बन गया तो वह दूसरे सत्र में भी इसका 3 साल तक देश सदस्य बना रह सकता है। ठीक है। करंट में इसके 47 नेशन मेंबर्स हैं और इसकी मीटिंग साल में 3 बार ऑर्गेनाइज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 and 3 ओनली। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिमला समझौते 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है इट वाज सॉली ए पीस ट्रीटी सीकिंग टू रिवर्स द कॉन्सिक्यूज ऑफ द 1971 वार, यानी यह केवल एक शांति संधि थी जो 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की कोशिश कर रही थी। दूसरा स्टेटमेंट है इट सपोर्ट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन रेजोल्यूशन ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यानी यह क्षेत्रीय विवादों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। थर्ड स्टेटमेंट है इट लेड टू ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी इसने लाइन ऑफ नियंत्रण की आधिकारिक स्थापना की। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 3 ओनली एंड ऑप्शन डी है 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं शिमला समझौता 1972 के बारे में। अगर आप लोग शिमला समझौता के बारे में डिटेल में जानते होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो स्टेटमेंट 3 है वो सही है। इसने लाइन ऑफ नियंत्रण की आधिकारिक स्थापना की थी। बाकी जो पहले और दूसरे स्टेटमेंट हैं वो सीधे सीधे गलत हैं, क्योंकि यह जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो अपने विवादों को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। यानी इसने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य इनके मध्य जो विवाद होंगे उन्हें वे आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से इनका समाधान करेंगे। हमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो आकर हमारे विवादों को निपटारा करें।
देखिए, यह शांति संधि तो थी, लेकिन क्या ये शांति संधि आगे भी क्रियान्वित रह सकी, यानी इसका क्रियान्वयन आगे नहीं हो पाया, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि इन्होंने किसी तीसरे पक्ष को सहमति प्रदान नहीं की थी, और भारत ने ये 3 जुलाई 1972 के बीच दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ था, और भारत ने क्या किया था, 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को मुक्ति प्रदान की थी इस समझौते के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 ओनली। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ऑथर ऑफ फेमस बुक न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है, यानी न्यूक्लियर वेपन और फॉरेन पॉलिसी के ऑथर कौन है। आपके ऑप्शन है ए गेराल्ड फोर्ड, बी हेनरी किसिंजर, 3 रोनाल्ड रीगन एंड 4 नन ऑफ द एबव। आप ये बताइए कि न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी किसिंजर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। देखिए, जो हेनरी किसिंजर थे वो एक अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, और 1957 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। इनकी जो और बुक है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि 2014 में प्रकाशित हुई थी, ऑन चाइना, जो कि 2011 में प्रकाशित हुई थी, डिप्लोमेसी, जो कि 1994 में प्रकाशित हुई थी। तो इनसे रिलेटेड जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट था वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू दे दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी किसिंजर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अटार्की से क्या मतलब है। अटार्की रिफर्स टू, आपके ऑप्शन है ए द ड्यूसेस ओन्ड बाय द वैंक्यूस्ड नेशंस टू देयर विक्टोरियस फॉर्मर एनिमीज, यानी अपनी विजयी पूर्व दुश्मनों को वंचित राष्ट्रों के स्वामित्व वाली खुराक। ऑप्शन बी है द पॉलिसी ऑफ मेकिंग कॉन्सेशंस टू ए रिवेंचिस्ट स्टेट, यानी एक विद्रोही राज्य को रियायतें देने की नीति। ऑप्शन सी है द परस्यूट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, यानी राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। अटार्की की क्या मीनिंग है आपको ये बताना है। क्वेश्चन का आंसर सोचिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मुझे अपना स्कोर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज है। जो अटार्की है वो राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज है, द परस्यूट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए, अटार्की होता है क्या है, इसका हम सीधा सीधा अर्थ समझ लेते हैं, यानी जब कोई देश किसी अन्य देश को अपने यहाँ किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि करने की छूट प्रदान नहीं करता है, यानी उस देश की नीति क्या होती है कि हम पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, हमारे देश के आर्थिक विकास में किसी अन्य संस्था का या किसी अन्य देश का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है, यानी कोई भी बाहरी देश आके उस देश में निवेश नहीं कर सकता है, और वो देश भी किसी अन्य कंट्री में कोई ट्रेड नहीं करता, यानी लिमिटेड ट्रेड होता है। अपने बंद अर्थव्यवस्था को, यानी क्या नाम सुना होगा, क्लोज्ड इकोनॉमी का नाम सुना होगा, वो पूरी तरह से ये है, यानी उस देश में अटार्की सिस्टम को अपनाया गया है जहाँ की इकोनॉमी क्लोज्ड है, यानी कोई भी बाहरी कंट्री, कोई भी अदर कंट्री को उस देश में निवेश करने की या आर्थिक रूप से वहाँ पे कोई भी निवेश करने का कोई छूट प्रदान नहीं है। अगर हम करंट स्टेटस देखें तो जो नॉर्थ कोरिया देश है वहाँ पे अटार्की सिस्टम लागू है, वो वहाँ पे एक तरह से लिमिटेड ट्रेड होता है। लेकिन भारत ने भी पहले स्वतंत्रता के बाद ये नीति अपनाई थी, लेकिन जब आर्थिक संकट का दौर आया 1991 में, तो भारत ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई एलपीजी की, यानी ये आर्थिक उदारवाद की, यानी कि उदारवादी आर्थिक नीति अपनाई थी, और उसमें ये उदारवादी नीति अपनाई थी, प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई थी और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई थी, यानी जो दूसरी कंट्री है वो भारत में आके निवेश कर सकती है और भारत भी उनके साथ व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र नीति की जो अटार्की की पॉलिसी है वो विरोध करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लिबरल इकोनॉमिक की ये अपोजिट है। आपसे पूछा जाए कि अटार्की का क्या मीनिंग है, तो आप लोग यही बताएंगे कि अटार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था में किसी देश को निवेश करने की किसी प्रकार की छूट नहीं होना और स्वयं ही आर्थिक रूप से आत्मविकास करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से लिबरल इकोनॉमी सिस्टम के ये पूरी तरह से विरोधी है और
नॉर्थ कोरिया करंट स्टेटस में जो नॉर्थ कोरिया है वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। यानी ये क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। इट वॉज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया। इट इन मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव रेगुलेशन फॉर बैंकिंग सेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मुख्य उद्देश्य इसका है दुनिया भर के बैंकिंग क्षेत्रों के लिए नियमन में सुधार करना। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है पहला A 1 ओनली, B 2 ओनली, C B एंड बोथ 1 and 2 और D नाइदर 1 और नाइदर 2। यानी कि दोनों कथन सही है और D ऑप्शन है दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में गलत हैं, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था G7 कंट्रीज़ के पहल पर। और ये दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य दुनिया भर के बैंकिंग क्षेत्रों के नियमन में सुधार करना नहीं, वरन ये ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करता है जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग किसके लिए रोका जा सके? आतंकवाद के विरुद्ध, क्योंकि आज पूरी दुनिया आतंकवाद के ये खतरे से जूझ रही है। तो ये देखती है, ये वॉच डॉग है एक तरह से उन कंट्रीज़ का कि देखने का कि कौन से देश आतंकवाद को बढ़ावा देने हेतु फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसका काम ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसका ये वॉच डॉग है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके करंट में 39 मेंबर्स हैं और साल भर में 3 बार इसकी बैठक ऑर्गेनाइज होती है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। यानी कि ब्रेजनेव समझौता, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन क्या है। ऑप्शन ए है लिमिटेड सॉवरेंटी फॉर ईस्टर्न ब्लॉक नेशन, यानी पूर्वी ब्लॉक राष्ट्र के लिए सीमित संप्रभुता। ऑप्शन बी फुल सॉवरेंटी फॉर सोवियत ब्लॉक नेशन, यानी सोवियत ब्लॉक देशों के लिए पूर्ण संप्रभुता। ऑप्शन सी है ए वे थ्रू विच ईस्टर्न ब्लॉक नेशन कुड फैसिलिटेट रिफॉर्म, यानी एक तरीका जिसके माध्यम से पूर्वी ब्लॉक राष्ट्र सुधार की सुविधा दे सकते हैं। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि ब्रेजनेव समझौते के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लिमिटेड सॉवरेंटी फॉर ईस्टर्न ब्लॉक नेशन, यानी पूर्वी ब्लॉक राष्ट्र के लिए सीमित संप्रभुता। ये है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। अब जान लेते हैं कि ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन है क्या। ठीक है, तो ये एक तरह से सोवियत फॉरेन पॉलिसी है जो कि 1968 के दशक में ये सोवियत यूनियन की विदेश नीति थी। इसका उद्देश्य था कम्युनिज्म को बढ़ावा देना और उन स्थानों पर जहाँ पे कैपिटलिज्म अपना पैर पसार रहा है, यानी जिन जिन स्थानों पर कैपिटलिज्म ने अपना ये क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की थी उन क्षेत्रों में कम्युनिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये ब्रेजनेव जो डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता था और ये सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी थी जो कि 1968 के दशक की फॉरेन पॉलिसी थी। ये CPI के फॉर्मर जनरल ब्रेजनेव थे जिन्होंने इस फॉरेन पॉलिसी की नींव रखी थी, तो इसीलिए इसे ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू whom कॉन्फ्लिक्ट इज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ट्रेडिशनल, यानी किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमण कालीन है। आपके ऑप्शन है ए रचनावाद यानी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, दूसरा है बी है रियलिज्म यानी यथार्थवाद, सी है आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद और डी है सोशियो पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी समाजशास्त्री उदारवाद। किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमण कालीन है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। तो आदर्शवाद का ये सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमण कालीन है।
आदर्शवाद के मुख्य प्रणेता के रूप में कौन जाने जाते थे? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। और जो आदर्शवादी धारणा है वो राज्य और समाज दोनों में कोई भेद नहीं करती है। जो आदर्शवाद की जो धारणा है वो राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करती है। और वैसे तो देखा जाए तो कांट को आधुनिक काल में आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल में आदर्शवाद का जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कांट। ठीक है। जो आदर्शवादी हैं वो राज्य को ही साध्य मानते हैं। उनका कहना है कि जो राज्य है वो साध्य है। आदर्शवादी क्या करते हैं, ये इस तरह की स्वतंत्रता, ये केवल ऐसी, इनका मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता उचित होती है जो व्यक्ति का अनैतिक नहीं बल्कि व्यक्ति को नैतिक बना सके। और आदर्शवादी राज्य की जो कल्पना करते हैं उसके संबंध में आदर्श उपस्थित करने का प्रयत्न करते हैं और उनकी भावना पूरी तरह से मोरल होती है, यानी नैतिक भावना होती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रचनावाद ने किन विषयों को आकर्षित किया है? व्हाट डिसिप्लिन्स डिड कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रा फ्रॉम? ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म यानी यकीन, बी है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन, सी है सोशोलॉजिकल थ्योरी यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, और डी है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। आपको बताना है कि रचनावाद ने किन विषयों को अपनी ओर आकर्षित किया है। व्हाट डिसिप्लिन्स डिड कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रा फ्रॉम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए मुझे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सोशोलॉजिकल थियरी, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। रचनावाद क्या है? रचनावाद ये मानता था कि जो राज्य और सरकार है, ठीक है, राज्य और सरकार चूँकि एक मानव निर्मित संस्थान है, इसलिए जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है या जो संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है तो उन्हें समाप्त किया जा सकता है। रचनावाद का ये मानना था कि जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की स्थिति चलती है उन्हें आपसी संबंधों को ये परस्पर सामंजस्य पूर्ण रवैये को अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि राज्य और सरकार चूँकि एक मानव निर्मित संस्थान है, इसलिए राज्यों के मध्य जो संघर्ष है उन्हें आपसी सहयोग, आपसी सामंजस्यपूर्ण संबंधों को स्थापित करके सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। और इसके जो प्रोपाउंडर थे वो अलेक्जेंडर ब्रेन थे और इनका कहना था कि राज्य और सरकारें ऐसी नीतियां बना सकती हैं जिससे राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की स्थिति सदा के लिए समाप्त हो सकती है। तो ये रचनावाद का एक मुख्य सिद्धांत था कि राज्य और सरकार चूँकि मानव निर्मित संस्थान है, इसलिए हम ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करें जिससे कि राष्ट्रों के मध्य जो संघर्ष की स्थिति है वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट 5 जिसके अंतर्गत मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उनके बारे में आपको सारे फैक्ट्स डिटेल में समझाए हैं ताकि आपको उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं तो इन्हें देखिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं देती हूँ उनकी जानकारी नहीं हो सकती है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसे देखिए भी, आप लोग लाइक करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, क्योंकि आप लोग जब अधिक से अधिक लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोग जब किसी के काम की प्रशंसा करते हैं तो उसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक जरूर से करिएगा, कमेंट इसमें अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब द नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तो इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब के लिए बाय, टेक केयर।